नमस्कार बच्चों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए हिंदी की क्लासेस शुरू कर चुकी हूँ और पिछली क्लास में, यदि आपने पिछली क्लास मेरी देखी है तो आपने देखा होगा मैंने आपको हिंदी का पाठ्यक्रम यानी कि जो हमारा हिंदी का सिलेबस है उसकी क्लास मैंने ली थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें हिंदी के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक आपसे पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि इन टॉपिक के अलावा शुरुआत की जो क्लास होगी बच्चों, वो हमारी विशेषकर की जो हिंदी भाषा है इससे संबंधित होगी, यानी कि हिंदी भाषा का जो साहित्य का इतिहास है वो क्या है, ठीक है, भाषा क्या होती है। तो आज की जो क्लास है बच्चों, ये आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, भाषा। आप यहाँ देख पा रहे हैं बोर्ड पर मैंने लिखा है क्या, भाषा। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि भाषा क्या है। अब भाषा को हमें क्यों जानना है? आप जानते हैं हिंदी विषय के अलावा एक क्या है, भाषा है। भाषा यानी कि जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंग्वेज। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं हिंदी एक भाषा है और किसी भी भाषा को सीखने के लिए या उसको कह सकते हैं शुद्ध रूप से जानने के लिए, लिखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें उसका पहले व्याकरण पता होना चाहिए। इसीलिए हम हिंदी में क्या सीखते हैं, व्याकरण को सीखते हैं। ठीक है, हिंदी का यदि आप एक बार व्याकरण सीख लेते हैं अच्छे से तो आपको हिंदी का शुद्ध रूप पता चल जाता है। हिंदी जो कि एक भाषा है इसका आप शुद्ध रूप जान सकते हैं। इसी तरीके से सेम आप इंग्लिश, जैसे आपने देखा होगा कि आप छोटी क्लासेस में इंग्लिश पढ़ते थे और इंग्लिश में आपका जो लिटरेचर होता था यानी कि इंग्लिश साहित्य का जो टॉपिक होते थे, इसके अलावा हमारी एक बुक ग्रामर की भी होती थी। ग्रामर यानी कि इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं बच्चों, है ना। तो ग्रामर हमें क्या सिखाता है, किसी भी भाषा का जो ग्रामर है यानी कि व्याकरण है वो हमें उस भाषा का शुद्ध रूप क्या करता है, उस शुद्ध रूप का ज्ञान देता है। ठीक है, शुद्ध रूप में हम कैसे उस भाषा को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज की जो क्लास है वो हमारी किस टॉपिक पे है, भाषा के लिए। भाषा को पहले हम सीखेंगे, जानेंगे कि आखिरकार भाषा क्या होती है। क्लियर है बच्चों? तो आइए सबसे पहले देखेंगे, जान लेते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, भाषा। भाषा बच्चों, आप जानते हैं कि दुनिया में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, पूरे विश्व भर में हजारों की तादाद में भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा कोई एक नहीं है, भाषा के बहुत सारे क्या है, प्रकार हैं। प्रकार का मतलब है यहाँ पे जो भाषा कई तरीके से अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो हम उस भाषा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भाषाओं की संख्या तो बहुत है, हजारों की तादाद में है। और अगर हम भारत, हमारा जो देश है जहाँ पर हम निवास करते हैं, इसकी मुख्य रूप से जो भाषा है वो क्या है, हिंदी। तो इसीलिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या है आज का, भाषा। और भाषा हम किस लिए सीख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो आगे की क्लासेस है वो किसकी है, हिंदी की है। हिंदी मैंने आपको बताया ये एक विषय के साथ साथ और क्या है, एक भाषा है। क्लियर है? तो आइए जानते हैं सबसे पहले ये जो टर्म है बच्चों, भाषा, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, भाषा सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये बना किससे मिलकर है। भाषा बच्चों, भाष, ठीक है, किससे बना है, भाष। भाष एक क्या है, धातु है। भाष एक क्या है, धातु है, जिससे क्या बना है, भाषा बना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये धातु क्या होता है। ठीक है, अब इस धातु का मतलब आप वो साइंस में यानी कि विज्ञान वाली धातु मत समझ लेना जिसको हम मेटल कहते हैं, ये वो धातु नहीं है बच्चों। ये हिंदी व्याकरण में जो क्रिया आप जानते हैं ना, क्रिया क्या होती है, क्रिया यानी कि कोई भी क्रिया यानी कि जिससे हम काम करते हैं, जिसमें, और क्रिया की जो पहचान होती है वो क्या होती है, किसी भी जो क्रिया का कह सकते हैं मूल रूप है। ठीक है, क्रिया का क्या होता है, मूल रूप। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई भी, हम क्रिया का एक शब्द ले लेते हैं, जैसे हमने लिया मान लो पढ़ना। ठीक है, तो इसमें बच्चों जो ना लगा है वो कौन से मूल रूप पे लगा है, पढ़। ठीक है, तो पढ़ एक क्या है, धातु है। ठीक है, पढ़ एक क्या है, धातु है। यदि हम इसमें ना लगा देते हैं तो ये क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। तो हम कह सकते हैं क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और हम जानते हैं कि हिंदी
हिंदी भाषा की जो जननी है, यानी कि जो जिससे शुरुआत हुई है हिंदी की, वो कौन सी है? संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत में क्रिया को हम धातु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में जब संस्कृत आप पढ़ते थे तो आपकी पुस्तक में आप पढ़ते होंगे पठ धातु, पढ़ धातु, ये जो धातु होती है इनका मतलब क्या होता है? क्रिया होता है। ठीक है बच्चों, तो इतना समझ में आ गया कि धातु क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो भाषा है वो भाष नामक धातु से बना है। अब ये जो भाष है इसका अर्थ क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। भाष ये जो शब्द है इसका मतलब होता है विचारों का प्रदर्शन करना, विचारों का प्रदर्शन करना। इतना समझ में आ गया होगा आपको, है ना। देखिए बच्चों, भाषा इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? मेन जो काम है भाषा से हम क्या करते हैं कि जब हमें कोई भी भाषा आती है तो हम अपने विचारों का आदान और प्रदान करते हैं। आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, आपको वहाँ की भाषा मालूम होनी चाहिए। यदि आपको वहाँ की भाषा मालूम होगी तभी आप वहाँ के लोगों से अपनी बात को रख पाएंगे, उनकी बात को समझ पाएंगे और आप अपनी बात को उन तक पहुँचा पाएंगे, यानी कि उनको समझा पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि भाषा एक माध्यम है, एक साधन है, किसका? विचारों के आदान और प्रदान का। यानी कि अपनी बातों, जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में कोई बात आती है, ठीक है, अब आपके दिमाग में बात आ गई, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं है, अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं कि हम इसको कैसे प्रकट करें, कैसे प्रदर्शित करें, किस तरीके से सामने वाले को समझाएं, तो आपको इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? भाषा की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि भाषा आपका क्या है? एक साधन है, एक माध्यम है, किसका? विचारों के आदान प्रदान का। और किनके विचारों के आदान प्रदान का? तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि जो भाषा है ये कौन बोलता है? मनुष्य बोलते हैं। कौन बोलता है? मनुष्य। तो मनुष्यों के विचारों के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जानवर के दिमाग में, ऐसा नहीं है कि जानवर के पास दिमाग नहीं होता है, तो जानवर के पास दिमाग तो होता है, लेकिन वो बोलता नहीं है। आप जानते हैं कि जानवर बोल नहीं सकता, ठीक है, अपनी बातों को वो संकेत के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं अगर उन्हें सांकेतिक भाषा थोड़ी बहुत सिखाई जाती है। इसके अलावा पशु, पक्षी, जानवर, इन सब की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इनका भाषा से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर हम जो विचारों का जो आदान प्रदान देख रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, वो क्या है? मनुष्यों का। ठीक है, तो इतना आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको बता दिया भाषा एक भाष धातु से बना है। धातु क्या है? संस्कृत में हम कह सकते हैं क्रिया को धातु कहते हैं। तो भाष जो धातु है इसका अर्थ क्या होता है? विचारों का प्रदर्शन। ठीक है, तो हिंदी में एक प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य रहे हैं। व्याकरणाचार्य का मतलब होता है जो व्याकरण का अध्ययन करते हैं और अध्ययन के अनुसार अपनी परिभाषाएं या अपना जो ज्ञान देते हैं, ठीक है, तो वो व्याकरणाचार्य कहलाते हैं। तो एक प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य रहे हैं, उनका नाम है पंडित कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, पंडित कामता प्रसाद गुरु। इन्होंने जो भाषा को परिभाषित किया है वो क्या है? आइए देखते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा की जो परिभाषा है वो ये है, भाषा वह साधन, भाषा वह साधन या हम कह सकते हैं माध्यम। ठीक है, भाषा एक वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाषा ये किससे संबंधित होती है? मनुष्य के विचारों से। तो मनुष्य अपने विचारों का क्या करते हैं? मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्लियर है? आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि भाषा की जो परिभाषा है वो क्या है, यानी कि भाषा क्या डिफाइन करती है, क्या डेफिनेशन है।
भाषा वह साधन, साधन यानी कि हम कह सकते हैं सोर्स, यानी कि क्या है, इसका काम क्या है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा क्या करता है, कोई भी मनुष्य अपने विचारों का क्या करता है, आदान और प्रदान करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप यदि किसी भी क्षेत्र में रह रहे हैं और उस क्षेत्र के किसी मनुष्य से आपको संपर्क करना है, अगर आपको उस क्षेत्र की भाषा मालूम होगी तो आप अपनी बात को भली भांति दूसरे तक समझा सकते हैं, उसको बता सकते हैं, और वो जो मनुष्य है वो भी आपकी बात को अच्छे से समझ सकता है। और अगर उसको कुछ कहना है तो वो जो समझाएगा आपको, वो जो बताएगा अपनी भाषा में, अगर आपको उसकी भाषा का ज्ञान है तो आप उसकी बात को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो भाषा मैंने आपको बता दिया, इसकी परिभाषा क्या है। भाषा एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा क्या करते हैं, कोई भी मनुष्य अपने विचारों यानी कि जो भी आपके मस्तिष्क में बात आई, ठीक है, जैसे कि आपको भूख लगी है, ठीक है, भूख लगी है तो आप मम्मी से क्या बोलेंगे, मम्मी मुझे भूख लगी है। अगर आपको बोलना नहीं आता, अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं है तो आपको भूख तो लग रही है लेकिन आप बोल नहीं पाओगे कि मतलब मुझे क्या ऐसा फील हो रहा है, मैं कैसे इसको प्रदर्शित करूं, कैसे प्रकट करूं। ठीक है, तो भाषा का काम क्या है कि आपके दिमाग में कोई भी बात आई तो आपने झट से उसको प्रदर्शित कर दिया, अपने विचारों को सामने वाले के किसी भी सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, तो ये तो बच्चों हमने जान लिया क्या, भाषा की परिभाषा के बारे में, यानी कि भाषा हम किसे कहते हैं, भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है। ठीक है, अब अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है हमारा भाषा की विशेषताएं। ठीक है, भाषा की विशेषताएं क्या है, कि भाषा ऐसी कौन सी मुख्य विशेषताएं रखती है। तो आइए जानते हैं विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं क्या कहती हैं। देखिए बच्चों, भाषा की जो मुख्य विशेषता होती है वो है क्या, भाषा की पहली जो आपकी मुख्य विशेषता है वो होती है कि भाषा का, पूरी लाइन लिख देती हूं, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है। ठीक है, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है। अंतिम रूप नहीं होता है, इसका क्या अर्थ है, आइए जानते हैं। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं हिंदी के बारे में। हमारा जो विषय है वो क्या है, हिंदी है, तो हम मेनली हिंदी को ही उदाहरण के तौर पे समझेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो हिंदी है, हिंदी की जो जननी भाषा है वो क्या है, संस्कृत है। तो जब हम संस्कृत के बाद हम इसका क्या पढ़ेंगे कि हिंदी संस्कृत से हिंदी तक आने में, संस्कृत से हिंदी तक पहुंचने में कौन कौन से जो कह सकते हैं विकार हुए हैं भाषा के अंदर, कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, कौन कौन सी भाषाओं में परिवर्तित हुई है भाषा। तो जैसे आपने सुना होगा, संस्कृत क्या है, आपकी हिंदी की जननी भाषा है। ठीक है, संस्कृत के बाद बनी थी पाली, प्राकृत और वगैरह वगैरह। ठीक है, ये भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी पूरी। ठीक है, लेकिन हम मेन पहुंच जाते हैं हिंदी पे। ठीक, कहाँ पे पहुंचेंगे, हिंदी पे। इसके बाद और भी आपकी अपभ्रंश, अपहट वगैरह ये सब थी। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, ये जो पहली विशेषता है इसको समझने के लिए मैं आपको इस उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ। क्या है बच्चों कि हमने जाना हिंदी की जो जननी भाषा है वो क्या है, संस्कृत है। और यहाँ पे जो पहली विशेषता हमें बता रही है कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है। अंतिम रूप नहीं होता, हाँ तो सही बात है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि संस्कृत, मान लो आर्यों के समय में जो आर्य लोग थे, यानी कि हम बात करें वैदिक सभ्यता की, तो उस समय पे जो आर्य लोग थे वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे, संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ, ठीक है, जैसे जैसे हम कह सकते हैं समय का परिवर्तन हुआ, लोगों की जो सोच बदली और उन्होंने क्या किया, भाषा को अपने अनुसार ढाल लिया, भाषा को अपने तरीके से, कि उनको जो भाषा सरल लगी उसको उन्होंने क्या कर लिया, उसका रूप परिवर्तित कर लिया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसकी जो पहली विशेषता है वो क्या है कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है। इतना समझ में आ गया होगा आपको, आशा कर रही हूँ मुझे आशा है ऐसी कि आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि भाई अंतिम रूप नहीं होता, तभी तो संस्कृत से इतनी लंबी जो हम कह सकते हैं संस्कृत आर्यों के समय की बात है। और हिंदी की हम बात करें तो हिंदी ऐसा माना जाता है कि
ईस्वी से माना जाता है कि हिंदी जो है, हिंदी का विकास हुआ। ठीक है, हिंदी भाषा का जो आज की टाइम की हिंदी है, जो और कह सकते हैं कि इतने टाइम में भी हिंदी बहुत सारी परिवर्तित हो चुकी है। तो हिंदी भाषा का विकास 1000 ईस्वी में माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भाषा है वो क्या है, उसका कोई अंतिम रूप नहीं होता है। दूसरी विशेषता कहती है क्या, भाषा परिवर्तनशील है। ठीक है, भाषा कैसी है, परिवर्तनशील है। यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि अंतिम रूप नहीं है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। तो इसीलिए जो दूसरी विशेषता है भाषा की वो क्या है कि भाषा एक कैसी है, परिवर्तनशील है। इसके बाद अगली विशेषता कहती है कि भाषा को कठिन से सरल लिखा जाता है। ठीक है, भाषा को कठिन से सरल की ओर। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगों ने अपने अनुसार, अपनी सहूलियत के हिसाब से भाषा के जो शब्द हैं उनका रूप परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो भाषा को जो शब्द उनको टफ लगे उनको उन्होंने क्या कर लिया, आसान जो कह सकते हैं शब्दों में बदल लिया, जिनका उन्हें उच्चारण करने में आसानी होती है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो भाषा है वो आपकी कैसी चलती है, कठिन से सरल की ओर चलती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत की अगर हम बात करें कि आज से जो हजारों साल पहले संस्कृत पहले आर्य लोग बोला करते थे, और अगर हमसे कहा जाए कि हम पूरी संस्कृत में बातचीत कर ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संस्कृत हमें टफ लगती है। ठीक है, टफ लगती है यानी कि कठिन लगती है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि हिंदी की मातृभाषा यानी कि जननी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। तो जब हमें संस्कृत कठिन लगी तो हमने क्या किया, भाषा का जो कठिन रूप था उसको बदल लिया, कैसे में, सरल में। ठीक है, तो भाषा की जो विशेषता है वो क्या है कि हम इसको कठिन से सरल बना सकते हैं। ठीक है, और बना सकते हैं यानी कि जी ये जो चेंजेस हैं ये कैसे करेंगे कि भाषा का जो एक विशेषता है वो क्या है कि भाषा एक परिवर्तनशील है। कैसी है, भाषा आपकी परिवर्तनशील है। ठीक है, इतना आशा कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चौथा जो है इसकी विशेषता कहती है क्या, मानक रूप। ठीक है, मानक रूप। मानक रूप का मतलब है कि भाषा में जो भी आपका भाषा का विषय है, जैसे अभी हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में जो भी शब्द आपका जिस तरीके से मानक रूप जिसका जैसा चला आ रहा है हम उसको उसी तरीके से लिखेंगे। यानी कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं लिपि से, हिंदी जो कि आपकी एक भाषा है, तो हिंदी भाषा की बच्चों जो लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। क्या है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। तो देवनागरी जो लिपि है इसके अनुसार हिंदी को लिखा जाता है। लिपि क्या होता है कि किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, लिखने का ढंग, यानी कि जैसे हमने मान लिया का। ठीक है, तो लिपि के अनुसार, देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी भाषा में का को हम इसी रूप में लिखते हैं। अगर हमने इसको इस तरीके से बदल दिया तो ये क्या हो जाएगा, अमानक वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो भाषा है इसका कैसा रूप होता है, मानक रूप होता है। मानक का अर्थ आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना, कि लिपि जो भी भाषा है जिसकी जो लिपि है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, किसी भी भाषा को लिखते हैं उसके मानक रूप में। क्लियर हो गया इतना? अब देखिए आगे देखेंगे, आगे हम बात करेंगे किसी भी भाषा को यदि हम अपने आप में विकसित करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हमें कोई भी भाषा सीखनी है, ठीक है, जैसे हम मान लें कि आपको अभी हिंदी भाषा आती है, ठीक, आजकल ये जो कह सकते हैं कि जमाना है कि अलग अलग लोग भाषाएं सीखते हैं। जैसे फ्रेंच जो आपकी भाषा है, ठीक है, तो फ्रेंच लोग सीखते हैं। बहुत सारी देशों में अन्य भाषाएं हैं, जर्मन भाषा को भी लोग सीखते हैं। तो अलग अलग भाषाओं को, कोई भी भाषा अगर सीखनी है, अपने अंदर विकसित करनी है, तो इसका तरीका क्या है? किसी भी भाषा को विकसित करने का जो तरीका है वो क्या है, तो मैं आपको बता रही हूँ,
विकास। ठीक है, विकास कैसे होता है किसी भी भाषा का कोई भी मनुष्य यदि अपने अंदर करना चाहे, तो इसमें सबसे पहला जो आपका आएगा वो क्या है, सुनना। ठीक है, पहली क्रिया क्या आएगी, सुनना। यानी कि किसी भी भाषा को पहले आप सुनेंगे। ठीक है, अगर आपको सुनने में अच्छी लग रही है, जैसे किसी किसी को पंजाबी भाषा बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है, गुरुमुखी होती है। ठीक है, पंजाबी भाषा की बात आई है तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि पंजाबी भाषा की जो गुरुमुखी लिपि होती है बच्चों, वो क्या है, गुरुमुखी। ठीक है, तो ये पंजाबी भाषा की क्या है, लिपि है। तो पंजाबी भाषा सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। तो कोई भी भाषा को अगर आपको सीखना है तो पहला जो स्टेप होता है वो क्या है कि आप पहले उस भाषा को सुनेंगे। ठीक, उसके बाद आप उसको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सुनने के बाद जो दूसरी क्रिया है, दूसरा जो इसका स्टेप है वो होता है बोलना। ठीक, इसके बाद बच्चों अगला जो आता है, अगला आपका स्टेप हो जाएगा किसी भी भाषा को पहले आपने सुन लिया, फिर बोल लिया, उसके बाद अब आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या है, पढ़ना। क्लियर है। इसके बाद चौथा स्टेप होता है, अब आपने यहाँ पर देखो, पहला स्टेप आपने फॉलो किया, सुना किसी भी भाषा को। दूसरा स्टेप फॉलो किया, आपने बोला। ठीक, बोलने की प्रैक्टिस की। इसके बाद आपने उसको जो लिखित रूप में थी उसको आपने पढ़ना शुरू किया। ठीक है, इसके बाद अब आप उसी भाषा को क्या करेंगे, लिखना। यानी कि अब आप लिखना शुरू कर सकते हैं अगर आपने ये 3 स्टेप बखूबी सीख लिए हैं। ठीक है, इनको अगर कह सकते हैं कि पूरा स्टेप में सीखा है, सारे स्टेप अच्छे से फॉलो किए हैं, तो आप किसी भी भाषा को सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, किसी भी भाषा को विकसित करने का तरीका। ठीक है, जैसे कि आजकल जो जैसे कह सकते हैं जो ट्रांसलेटर होते हैं, ट्रांसलेटर का मतलब जैसे अलग अलग देशों में, जैसे हमने मान लिया फ्रांस की बात कर लेते हैं। ठीक है, फ्रांस देश की जो भाषा है वो क्या है, फ्रेंच है। ठीक, भारत की भाषा हिंदी है, और यदि हम बाहर जाते हैं तो हम इंग्लिश का भी प्रयोग करते हैं, और अगर कह सकते हैं तो जो दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की वो क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, अंग्रेजी यानी कि। तो कह सकते हैं कि ट्रांसलेटर जो होते हैं उनका काम क्या होता है, तो उनको अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होता है। यानी कि वो भाषा किसी भी, अब एक बात बताओ, हम जैसे भारतीय हैं तो हम कह सकते हैं कि हम तो सिर्फ हिंदी सीखेंगे, क्या ऐसा नामुमकिन है कि हम दूसरी भाषा नहीं सीख सकते? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हम दूसरी भाषा भी सीख सकते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए, अपने अंदर विकसित करने के लिए जो क्रम होता है वो क्या होता है, पहले आप उस भाषा को पहले सुनेंगे। ठीक है, आप सुनने की, आप डेली उसको क्या करेंगे, जैसे अगर इंग्लिश बहुत से बच्चे सीखना चाहते हैं, तो इंग्लिश सीखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि पहले आप क्या करेंगे, उसको सीखने के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उसका व्याकरण पता होना चाहिए। ठीक है, व्याकरण सीख जाएंगे तो आप उस भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें कि किसी भी भाषा को अगर हमें नए तरीके से सीखना है, शुरुआत से सीखना है, तो आप सबसे पहले उसको सुनेंगे। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, जैसे इंग्लिश, अगर किसी को भाषा सीखनी है तो इंग्लिश मूवी देखना शुरू करते हैं। ठीक है, जिसमें आपके जो लेटर हैं, जो कह सकते हैं वर्ड्स हैं, वो सामने लिखे हुए आते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, वहां पे आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और साथ ही साथ वो भाषा को आप देख भी पा रहे हैं और पढ़ भी पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं किसी भी भाषा को सीखने के। यानी कि पहला स्टेप क्या है, सुनना मतलब लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। बोलना यानी कि स्पीकिंग। इसके बाद जो अगला स्टेप है हमारा वो क्या है, रीडिंग। इसके बाद लास्ट जो स्टेप आता है बच्चों वो क्या है, राइटिंग। क्लियर है। तो ये हमारे 4 स्टेप हैं किसी भी भाषा को सीखने के, किसी भी भाषा को अपने अंदर विकसित करने के। ठीक है, तो लोग, अगर आप चाहें तो कोई भी भाषा इस तरीके से सीख सकते हैं। समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है कि हम कोई भी भाषा सीख नहीं सकते, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे भाषा के प्रकार के बारे में। भाषा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, क्या आप जानते हैं?
तो अगला जो हम जानेंगे वो है क्या, भाषा के प्रकार। ठीक है, भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा, बचपन में हमें सिखाया गया था भाषा के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जानेंगे 3 प्रकार। ठीक है, अब वो 2 प्रकार 3 प्रकार कौन से हैं, तो आइए जान लेते हैं। तो बच्चों आपने सुना होगा, पहली जो भाषा है वो होती है मौखिक भाषा। ठीक है, कैसी होती है? मौखिक भाषा, यानी कि ओरल। ठीक है, ओरल यानी कि मौखिक, जिसको सिर्फ हम बोलते हैं और सुनते हैं। तो ऐसी भाषा को क्या कहा जाता है? मौखिक भाषा कहा जाता है। जब हम छोटे थे, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मौखिक एक पेपर हुआ करता था। ठीक है, तो जिसमें हमसे क्या किया जाता था, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते थे। ठीक है, एक पेपर होते हैं जिसे आप देने जाते हो, उसमें आप लिखते हो, तो वो हम कह सकते हैं कि लिखित भाषा का प्रकार है। मौखिक भाषा वो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बोलकर और बोला जाता है और सुना जाता है। ठीक है, तो पहला आपका प्रकार हो गया मौखिक भाषा, दूसरा आपका प्रकार हो गया लिखित भाषा। क्लियर है? दूसरा आपका प्रकार क्या होगा? हो गया लिखित भाषा। और तीसरा, ये तो हमने 2 पढ़े ही हैं बचपन से। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो प्रकार है बच्चों, वो है आपका सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो जो क्लास है उसको लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखेंगे बच्चों कि पहला जो हमारा टाइप है मौखिक भाषा, इसमें क्या होता है। मौखिक भाषा में जो तरीका है वो क्या है, देखिए किसी भी भाषा में कम से कम हमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। किसी भी टाइप की यदि हम बात करते हैं तो कम से कम 2, क्यों? क्योंकि सब में 2 क्रियाएं होती हैं। मौखिक भाषा में जो पहली क्रिया है वो क्या है आपकी, बोलना, और दूसरी क्रिया होती है आपकी क्या, सुनना। ठीक है, तो बोलना और सुनना ये दोनों क्रियाएं हैं किसकी, भाषा की। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। तो 2 क्रियाएं हो रही हैं, तो सीधी सी बात है हमें कम से कम 2 मनुष्यों की, 2 कह सकते हैं व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक व्यक्ति जब बोलेगा तो सामने वाला सुनेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, मौखिक भाषा की क्रिया होती है। क्लियर है? इसके बाद जो दूसरा प्रकार है भाषा का वो क्या है, लिखित भाषा। ठीक है, लिखित भाषा का मतलब होता है कि कोई भी चीज आपको लिखी हुई मिलती है, यानी कि इसमें भी आपकी दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका लिखना और दूसरा होता है आपका पढ़ना। क्योंकि लिखित में लिखी हुई चीज को ही तो आप पढ़ेंगे, है ना। अब आप खाली बैठे हैं, अगर आपके सामने कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, लिखित भाषा में कोई चीज लिखी हुई होगी तब आप उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा प्रकार है, तीसरा भाषा का प्रकार है, टाइप है, वो क्या है, हमारी सांकेतिक भाषा। इसको बच्चों हम समझते हैं इशारों से। कैसे समझते हैं? इशारों से। अब इनके हम जानेंगे उदाहरण देख लेते हैं। ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये क्या फालतू का टॉपिक है, इसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बेटा ये फालतू नहीं है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में, आपको क्रियाएं दे दी जाएंगी अलग अलग, फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी भाषा का उदाहरण है, कौन सी भाषा का प्रकार है। जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन में दे दिया गया रेडियो में समाचार सुनना। ठीक है, रेडियो, आपको क्वेश्चन दिया जाता है रेडियो में समाचार सुनना कौन सी भाषा का प्रकार है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 3 तो ये दे दिए जाएंगे, चौथा मान लो इनमें से कोई नहीं, या कुछ भी उठपटांग ऑप्शन उसमें जबरदस्ती आपका मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया रेडियो में समाचार सुनना। ठीक है, जो आपका उदाहरण है वो क्या है, रेडियो में समाचार सुनना। अब देखिए, अगर हम आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बात हो रही है किसकी, सुनने की। ठीक है, तो हम समाचार को सुन रहे हैं,
और बोलने वाला कोई और है, ठीक है। बोलने वाला भी तो एक व्यक्ति है, तभी तो हम सुन पा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई बोल नहीं रहा फिर भी हम सुने जा रहे हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई बोल रहा होगा तभी हम उसको क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो बोलना और सुनना अभी हमने जाना, ये दोनों ही जो क्रियाएं हैं ये कौन सी भाषा की हैं, मौखिक भाषा की हैं। तो आप टिक क्या करेंगे, मौखिक भाषा, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, जिस ऑप्शन में मौखिक भाषा दिया गया होगा। क्लियर है इतना। इसके बाद अगला है हमारा लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में तो आप जानते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, तैयारी तो कर ही रहे हैं, तैयारी करते हैं तो आप देखते हैं, आप अपने नोट्स बनाते हैं, पहले आप क्या करते हैं, उन नोट्स को लिखते हैं, ठीक है। लिखित भाषा में दो क्रियाएं हो सकती हैं, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, तो मैं आपको मौखिक भाषा के तहत बोल रही हूँ। अगर आप मेरी कही हुई बात को लिख रहे हैं तो आप उसको क्या कर रहे हैं, पहले सुन रहे हैं उसके बाद उसको लिख रहे हैं। तो आप दो क्रियाएं कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो भाषाओं का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सी, मौखिक और लिखित भाषा। जैसे कि हमारी क्लास में अभी चल रहा है, अगर आप कोई भी नोट्स नहीं बना रहे, कुछ नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आप ये क्लास को देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, मौखिक भाषा यहाँ पर हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ और आप मेरे को सुन पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भाषा है वो कौन सी हो जाएगी, मौखिक भाषा हो जाएगी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद लिखित भाषा में मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा, लिखना और पढ़ना। आपको किसी पुस्तक में मान लिया कोई पत्रिकाएं हैं, कोई जीवनी है, कोई कहानी है, आपको उसमें पहले से जो भाषा है वो लिखी गई होगी, ठीक है, भाषा को लिखा गया होगा, फिर आप उस भाषा को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आपकी जो इसमें क्रिया हो जाएगी वो क्या होगी, पढ़ना, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कौन सी भाषा हुई है, मौखिक भाषा हुई है। लेकिन अगर आप मेरी क्लास में मुझे सुन रहे हैं और साथ ही साथ इस क्लास से नोट्स बना रहे हैं, तो बच्चों आप यहाँ पर दो भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बोला, आपने सुना, तो ये दो प्रक्रियाओं के साथ हो गया क्या, मौखिक भाषा, ठीक है। इसके बाद आपने सुनकर उस चीज को लिखा, लिखित भाषा में लिख लिया, लिखित भाषा में लिखा उसको, तो वहां पर क्या हो जाएगी, लिखित भाषा हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, अपने नोट्स को बाद में पढ़ेंगे, तो वैसे भी कौन सी भाषा हो जाएगी, लिखित भाषा हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सांकेतिक भाषा। इस भाषा को समझने के लिए हमें क्या होता है, इशारों, ठीक है, किससे समझाया जाता है, इशारों से समझाया जाता है। इसके लिए आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि यदि कोई मूक और बाधिर व्यक्ति है, मूक बाधिर का मतलब होता है गूंगा और बहरा, ठीक है, तो उस व्यक्ति को ना तो वो बोल सकता है ना ही वो सुन सकता है, तो उसके लिए ये वाली भाषा काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, इस भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है। यानी कि हम उस व्यक्ति को सांकेतिक भाषा के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं, और वो व्यक्ति भी अपनी जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, जो भी उसके दिमाग में बात आती है, वो इसी भाषा से हमें क्या करेगा, बताएगा। तो सांकेतिक भाषा का मतलब होता है क्या, किसी भी संकेत यानी कि इशारे के साथ हमें किसी चीज को, किसी बात को बताना, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। और इसका हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम बात करें हाँ, ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस यानी कि जो आपकी यातायात पुलिस होती है, यातायात पुलिस में क्या होता है कि आप चौराहे पर देखते हैं, एक जो पुलिसकर्मी होता है ट्रैफिक पुलिस का, वो आपका बीच चौराहे पर खड़ा हो जाता है। इसके बाद ट्रैफिक को रोकने के लिए वो क्या करता है, सिग्नल देता है, ठीक है, हाथ जैसे कह दिया कि इधर रुक जाओ, तो इस साइड के लोग रुक जाएंगे। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि वो सबसे एक एक व्यक्ति से कहेगा तो नहीं जा करके, तो वो क्या करेगा, बीच चौराहे पे एक गुम्बद टाइप का होता है बड़ा सा, उस पर खड़ा हो जाता है, जिससे वो सभी लोगों को दिखाई पड़ता है, जो भी चारों डायरेक्शन में, जो भी चारों दिशाओं में लोग होते हैं। फिर वो क्या करता है कि वो संकेत करेगा, तो उसके हाथ का जैसा संकेत होगा इसी के अनुसार लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में भी जो एम्पायर होता है, जैसे अगर आउट हो गया तो वो इस तरीके से कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी खिलाड़ी है वो आउट हो चुका। तो यहाँ पे भी कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ है। तो आशा कर रही हूँ कि आपको ये तीनों प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक चीज और आपकी बचती है इसमें, वो है आपकी क्या, इकाई, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है,
तो आपको बता दे रही हूँ कि मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, इसकी सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या होती है बच्चों? वो होती है आपकी ध्वनि। क्या है? ध्वनि। ठीक, समझ में आया? नहीं आया होगा, अभी बता रही हूँ। इसके अलावा लिखित भाषा की यदि आपसे पूछा जाए कि ध्वनि इकाई जो है सबसे छोटी वो क्या होती है, तो वो बच्चों हो जाएगी वर्ण। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? वर्ण। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। तो ध्वनि क्यों है, वर्ण क्यों है, आइए जानते हैं। देखिए, आपने जैसा कि मैंने आपको जो सिलेबस बताया था, तो वर्णमाला में मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दी थी। इसमें बताते हैं कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण या फिर ध्वनि होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि दोनों ही होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी जो आपके वर्ण और ध्वनि है ये बट जाते हैं। कब? मौखिक भाषा में आप किसी चीज को बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है वो कैसी हो रही है? ध्वनि का मतलब होता है आवाज। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो सबसे छोटी इकाई हो गई भाषा की वो क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई मौखिक भाषा की क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। ठीक, इसके बाद यदि हमसे पूछा जाए लिखित भाषा, तो बच्चों आप जब किसी भी चीज को लिखेंगे तो लिखने में हमने मान लिया कोई भी एक शब्द ले लीजिए, मान लीजिए हमने यही ले लिया लिखित। ठीक है, लिखित एक क्या है? ये शब्द है, क्योंकि इसमें अलग अलग अक्षर हैं और हमने इनको सार्थक क्रम में जोड़ा है, तो एक ये हमें शब्द मिल गया है लिखित। यदि हम इसको तोड़ते हैं तो हमें इसमें वर्ण मिलेंगे अलग अलग। मान लो हमने ला से छोटी ई को अलग कर दिया, और खा से जो मात्रा है इसको भी हमने अलग कर दिया, और ता में जो स्वर शामिल है हम इसको भी अलग कर देंगे। अगर आपको ये जो मैंने वर्ण विच्छेद किया है समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे की क्लासेस में मैं आपको वर्ण विच्छेद जो टॉपिक है वो भी बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मैंने जो चीज लिखी थी उसको मैंने तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ दिया यानी कि सबसे छोटी इकाई है उसको मैंने निकाल लिया। तो सबसे छोटी इकाई का मतलब क्या है? अब इसके बाद हम इसको ज्यादा इसका तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई इसमें? ला। ठीक है, सॉरी, मतलब कह सकते हैं कि ये अलग अलग क्या है? छोटी छोटी इकाइयां हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है, कोई भी शब्द ले लीजिए। अगर आप लिखित में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं और आप उसका वर्ण विच्छेद करके देखिए। जो सबसे छोटा जो इस तरीके से निकलते हैं अलग अलग, इनको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण के बाद इनको और इनका विच्छेद नहीं किया जा सकता, यानी कि और इन्हें किसी भी अन्य पार्ट में नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए भाषा जो आपकी मौखिक भाषा है इसकी सबसे छोटी इकाई ध्वनि, क्योंकि जो भी वर्ण जिसको आप बोलेंगे, किसी भी वर्ण को बोलेंगे तो वहां पे वो क्या है? ध्वनि के रूप में निकलेगा। ध्वनि के रूप में क्यों? क्योंकि हम उसको बोलेंगे और आप सुनेंगे। ठीक है, लिखित भाषा में सबसे छोटी इकाई मैंने आपको बता दिया वर्ण होता है, क्योंकि आप भाषा को जब लिखना शुरू करेंगे तो आप किसी भी शब्द को लिखते हैं तो उस शब्द की भी सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण हो जाएगी। तो क्लियर है? तो आज की क्लास में मैंने आपको भाषा क्या है, भाषा का अर्थ क्या है, भाषा के प्रकार, भाषा की विशेषताएं, तो ये जो मुख्य टॉपिक थे, जो इसकी मुख्य जो भाषा के पार्ट थे, वो हमने आज की क्लास में जाने हैं। आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको आगे की क्लास में, देखिए आज मैंने आपको हिंदी जो हमारा विषय है इससे संबंधित कोई भी चीज नहीं बताई है, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल टॉपिक उठाया था, भाषा। ठीक है, मैं आपको छोटे छोटे सेगमेंट में ये सारी चीजें क्लियर करूंगी ताकि आपके जो डाउट हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि काफी बच्चे परेशान रहते हैं कि किसी भी टॉपिक को, जैसे कह सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट है उनको कहीं भी कंप्लीट नहीं मिलता है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरा सब्जेक्ट जो कि आपका हिंदी सब्जेक्ट है, इसको मैं पूरा जड़ से, यानी कि कह सकते हैं जहां से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अब हमारा जो अगली क्लास में हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्या? हिंदी की उत्पत्ति। ठीक है, यानी कि अभी तो हमने जाना भाषा के बारे में, क्योंकि हिंदी क्या है बच्चों? विषय के साथ साथ एक भाषा भी है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि भाषा क्या है, भाषा क्या होती है। ठीक है, भाषा की विशेषताएं, भाषा के प्रकार, ये सारी चीजें आज की क्लास में हमने जानी है।
अब आगे की जो क्लास है इसमें हम हिंदी की विशेषता पढ़ेंगे, हिंदी के कह सकते हैं हिंदी की उत्पत्ति। ठीक है, हिंदी की अगली क्लास में शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, कि हिंदी की आखिर शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे ये बनी थी, कहाँ से इसको प्रयोग करना शुरू किया गया, कौन कौन सी भाषाओं से मिलकर बना है, तो ये सारी चीजें हम एक एक क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप घर बैठकर सरकारी नौकरी की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।